नमस्ते। देखिए, हर बड़ी कहानी के ना एक शुरुआत होती है। तो आज हम निकल पड़े हैं हिंदी साहित्य की ठीक उसी शुरुआत को खोजने, इसकी जड़ों तक, जहां पहली बार शब्द बने, पहली कविताएं जन्मी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी भी भाषा का साहित्य वो शुरू कैसे होता है। चलिए एक तरह से जासूसी करते हैं, निकलते हैं हिंदी साहित्य की पहली आवाज़ों की खोज में और ढूंढते हैं इसके शुरुआती सुराग। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं 8 से करीब करीब 1000 साल पहले की। ज्यादातर स्कॉलर्स मतलब विद्वान यही मानते हैं कि इसी टाइम के आसपास यानी 1000 एडी के करीब हमें हिंदी साहित्य के पहले पहले निशान मिलने शुरू हो जाते हैं। और इसी शुरुआती दौर को नाम दिया गया आदिकाल। देखिए, ये सिर्फ साहित्य की ही शुरुआत नहीं थी। ये वो दौर था जब भारत में बहुत बड़ी पॉलिटिकल और सोशल उथल-पुथल मची हुई थी। और इसका असर जाहिर है उस वक्त की कविताओं में हमें साफ साफ दिखता है। इस पूरे सफर को समझने के लिए विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये एक क्लासिक टाइमलाइन दी है। इसे हमारी इस साहित्यिक यात्रा के लिए एक रोड मैप की तरह समझा जा सकता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। मजे की बात यह है कि इस पहले युग को क्या नाम दिया जाए, इस पर विद्वानों में कभी एक राय बनी ही नहीं। और हर नाम के पीछे ना एक अलग ही कहानी, एक अलग ही नजरिया छिपा हुआ है। जैसे कि इस टेबल में दिख रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा। क्यों? क्योंकि उस दौर में वीरता की कहानियां भरी पड़ी थीं। दूसरी तरफ राहुल सांकृत्यायन ने कहा सिद्ध सामंत काल, क्योंकि उनके हिसाब से सिद्धों और फ्यूडल सिस्टम का असर ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये जो अलग अलग नाम है ना, ये हमें बताते हैं कि ये दौर कितना कॉम्प्लेक्स था, कितना मल्टी डायमेंशनल था। तो सवाल ये है कि इस आदिकाल में आखिर लिखा क्या जा रहा था। देखिए, ये कोई एक सीधी सादी धारा नहीं थी। ये तो ऐसा था मानो एक साथ कई नदियां बह रही हों, कहीं वीरता, कहीं रहस्यवाद और कहीं नीतिशास्त्र, सब एक साथ। तो एक धारा थी सिद्धों की। इनकी कविताएं कहाँ से निकली? रहस्यमयी बौद्ध साधनाओं से। और एक तरह से देखा जाए तो ये उस वक्त के सोशल नॉर्म्स के खिलाफ एक लिटरेरी विद्रोह जैसा था। अच्छा, इन्हीं से जुड़ी हुई एक और धारा थी नाथों की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना फोकस बाहरी तंत्र मंत्र से हटाकर शरीर और मन के अंदरूनी अनुशासन मतलब योग पर लगाया। और इसी दौर में जैन कवियों ने भी अपनी कलम खूब चलाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने माइथोलॉजिकल कहानियों और कैरेक्टर्स के जरिए नॉन वॉयलेंस और नैतिक जीवन के सिद्धांतों को फैलाया। और हाँ, शायद इस दौर की सबसे फेमस रचनाएं थीं रासो काव्य। ये क्या थीं? ये राजाओं और योद्धाओं के शौर्य की कहानियां थीं, जिन्हें बहुत बढ़ा चढ़ाकर एकदम ग्रैंड स्टाइल में सुनाया जाता था। और पृथ्वीराज रासो तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। ये अंदाज था अमीर खुसरो का। मतलब एक ऐसे जीनियस जो दरबार की फारसी भी जानते थे और सड़क पर जो आम भाषा बोली जाती है वो भी। उनकी पहेलियां, उनके गीत आज भी हमारी जबान पर हैं। लेकिन फिर जैसे ही 14वीं सदी खत्म होने को आई, पॉलिटिकल माहौल बदलने लगा। और इसके साथ ही कविता की जो आत्मा थी ना, उसमें भी एक बहुत गहरा बदलाव आना शुरू हो गया। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत गहरा था। अब कविता का फोकस राजाओं की तारीफ करना नहीं रह गया था, बल्कि अब वो ईश्वर की भक्ति के लिए लिखी जाने लगी। लिटरेचर का ध्यान समझिए, बाहरी दुनिया से हटकर इंसान के मन की भीतरी दुनिया की तरफ मुड़ गया। और ये सिर्फ कोई लोकल ट्रेंड नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी कल्चरल वेव थी, एक ऐसी लहर जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपनी चपेट में ले लिया और लिटरेचर की परिभाषा ही बदल कर रख दी। पर भक्ति करने का भी कोई एक तरीका तो था नहीं। ये जो पूरा आंदोलन था, ये जल्द ही 2 बड़े रास्तों में बंट गया। और ये रास्ते क्या थे? ये ईश्वर को देखने के 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरिए थे। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ थे निर्गुण कवि। इनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप या आकार नहीं है, वो फॉर्मलेस है, निराकार है। और दूसरी तरफ थे सगुण कवि, जो ईश्वर को राम या कृष्ण जैसे मानवीय रूपों में मतलब एक फॉर्म के साथ पूजते थे। और इन निर्गुण और सगुण धाराओं को आगे किसने बढ़ाया? 4 बड़े फिलोसॉफिकल स्कूलों या कहें संप्रदायों ने।
रामानुजाचार्य से लेकर निम्बार्काचार्य तक इन महान गुरुओं ने भक्ति की फिलॉसफी को पूरे भारत में फैलाया और हिंदी साहित्य को एक नई ही गहराई दी। तो हमने देखा कि कैसे सफर राजाओं की वीर गाथाओं से शुरू हुआ और ईश्वर की भक्ति तक जा पहुंचा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वीरता और भक्ति की ये जो सदियों पुरानी बहसें हैं, क्या इनका असर आज भी हमारी कहानियों पर, हमारे गीतों पर है? असल में यही वो नींव है जिस पर आज भी हिंदी साहित्य की इमारत न सिर्फ खड़ी है बल्कि लगातार बन भी रही है।